जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और वही जो हमारा झारखंड का देख रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन, उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। और देखिएगा जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं, या तो आपके जेपीएससी के एग्जाम में दिए जा रहे होंगे, या तो आपके प्रीवियस ईयर जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए। और आपको पता है कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल भी आपका बहुत पहले एग्जाम हो चुका है, तो उसी से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उस पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर देखिए राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति थे कौन, तो आपको ये भी याद रखना है, के आर नारायण उस समय राष्ट्रपति थे 2000 में। बिहार राष्ट्र पुनर्गठन अधिनियम जब आया था, तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये जो हस्ताक्षर हुआ था, यानी जो सिग्नेचर हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था देखिए 25 अगस्त के दिन, और ये 25 अगस्त के 2000 में हुआ था, यानी सी फॉर कटप्पा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 में से कितने जैन तीर्थंकरों को झारखंड में निर्वाण प्राप्त हुआ? निर्वाण क्या होता है आपको पता होगा, मोक्ष प्राप्ति जब आदमी करता है, पूरा संसार छोड़कर जब मोक्ष की प्राप्ति करने लगता है, तब हम उसको बोलते हैं। जैन में इसको टेक्निकल नाम दिया जाता है, या किसी भी धर्म में इसका एक टेक्निकल आप नाम बोल सकते हैं कि इसको एक नाम दिया जाता है, इसी को बोला जाता है निर्वाण। अब पूछ रहा है 24 में से कितने जैन तीर्थंकरों ने किया था? तो देखिए ये किए थे 21 तीर्थंकरों ने, 21 तीर्थंकर ने ये किया था। और 21 तीर्थंकर आपको पता होगा कौन कौन है, वो हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और मैं एक चीज और बता दूं, बहुत किताबों या बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको 20 भी दिखाई देगा। तो बहुत कोई को कंफ्यूजन होगा, या बहुत कोई देखेंगे वीडियो तो बोलेंगे कि आप गलत बता रहे हैं, 21 यहाँ पर बता रहे हैं, 20 होगा। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। और मैं झारखंड का जीके जीएस बता दूं आपको, बहुत ही बिहार से लेकर या यूपीएससी लेवल के भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा झारखंड में आपको जीके जीएस में कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। जैसे कमेंट में ही मैं देखा था 1929 को लेकर भी कमेंट एक आया था, तो मैं उनको भी क्लियरफाई कर दूं कि बहुत जगह आपका 1930 दिया हुआ है, ये क्लियर है, लेकिन अब जब आप देखिएगा तो एग्जैक्टली जो एग्जामिनर माना गया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी देखिएगा, तो वो लेकर आता है 1929 से। तो हम जो एग्जामिनर मांगता है उसी को हम लेकर चलेंगे। अपने से कुछ भी पढ़कर, कोई भी पब्लिकेशंस का बुक पढ़कर या किसी भी अन्य सोर्सेज से पढ़कर आप 1930 में सिर्फ कॉन्फिडेंस रहिएगा तो काम नहीं होगा। तो उसी तरह देखिए, अगर ऑप्शंस में यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस में अगर 20 देता तब तो हम स्विच कर जाते 20 के साथ, चले जाते 20 के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर 21 दिया है तो हम जाएंगे 21 के साथ। और अगर आपको 20 और 21 दोनों दे दे ऑप्शन में, तब आपके लिए समस्या होगी। तो ऐसा कभी नहीं देता एग्जामिनर, इतना बड़ा मूर्ख और पागल नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े चेयरमैन में बैठा हुआ है, तो उसको पता है। या तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दे देगा, ए एंड सी, या ए अथवा सी इस टाइप का दे देगा, बी अथवा डी इस टाइप का ऑप्शन वो बना देगा, लेकिन आपको ये क्रिएशन कभी नहीं करने देगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म आपको देखिए, जैन धर्म की अगर बात करें तो आपको इससे जो इंपॉर्टेंस बनते हैं, पहले तो आपसे जैन धर्म का फाउंडर पूछ देता है। और फाउंडर आपको पता होगा जैन धर्म के कौन थे, तो ऋषभ देव। जी हाँ, ऋषभ देव इसके फाउंडर थे, ऋषभ देव इनके फाउंडर थे। और ये फर्स्ट तीर्थंकर भी थे। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है कि फाउंडर नहीं पूछ देगा कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन से, तो वो भी आपको बताना है ऋषभ देव। फिर इसका सिंबल कभी कभी पूछ देता है, तो इसका सिंबल क्या था, तो बुल, इसका सिंबल था बुल, BULL। फिर देखिए इंपॉर्टेंस क्या क्या बनता है, दो तीर्थंकर आपसे बराबर एग्जाम में पूछेगा। एक आपसे पूछेगा 23वें कौन थे, और एक आपसे पूछता जो है एग्जाम में, वो पूछता है 24वें कौन थे। तो 23वां जैसे आपको बोला जाएगा, तो 23वां कौन थे, तो 23वां आपको बोलना है पारसनाथ। और यही 23वें तीर्थंकर आपके झारखंड में आए थे। इसीलिए झारखंड के एग्जाम में तो और भी महत्वपूर्ण बन जाता है
क्यों? क्योंकि ये झारखंड में ही आकर अपना मोक्ष प्राप्ति यानी निर्वाण प्राप्त किए थे। और झारखंड में कहां पर आए थे ये आपको पता होगा, पारसनाथ में। और पारसनाथ कहाँ है? तो पारसनाथ आप जाइएगा गिरिडीह, गिरिडीह के ऊपर पहाड़ी में पड़ता है पारसनाथ। अब पारसनाथ में जाकर देखिए, बहुत ही सुंदर नजारा आपको जैन धर्म का वहां पर देखने को मिलेगा। फिर आप देखिए 23वें तीर्थकर आपसे पूछेगा तो पारसनाथ तो आपको बताना है। कभी कभी इसका सिंबल पूछ देता है, इनका प्रतीक क्या था? तो इनका जो प्रतीक था वो था सांप। उनका जो प्रतीक था वो था रेंगता हुआ सांप, यानी स्नेक आप बोलिएगा। फिर देखिए बनारस की इनकी रहन सहन थी। फिर फादर्स मदर्स आपसे जनरली नहीं पूछता है, तो इसको आपको देखना नहीं। कभी कभी देखिए 4 व्रत जो होते हैं जैन धर्म के, वो आप जान लीजिए। जो 4 व्रत होते हैं जो जैन धर्म मानता ही है, आप जैन धर्म से जाकर पूछिए और वो बताएगा 4 व्रत उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मुसलमान में जाइएगा तो 4 पिलर बोला जाता है मुसलमानों का, आपको पता होगा 4 पिलर कि आपको हज की यात्रा में जाना है। उसी तरह हर धर्म का एक एक पिलर होता है, उसी तरह इस पिलर को बोला गया है व्रत। ये पिलर क्या है? तो देखिए सत्य, यानी कभी आपको झूठ नहीं बोलना है। लेकिन आज के जमाना में तो झूठ चलता ही है, लेकिन ये पिलर बनाया गया है, फॉलो भले नहीं किया जाए। अहिंसा, अहिंसा आपको रखनी है। फिर असत्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अपनी बुराइयों से ग्रह करना। देखिए ये चारों के चारों किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था पारसनाथ के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि पारसनाथ के द्वारा जो दिया गया था 4 व्रत है, और उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, ये 4 में से कोई एक दे देगा। अब बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सही है, तो आपको ये 4 पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाइएगा। फिर देखिए हमने बोला 24वें तीर्थकर भी आपके लिए इंपॉर्टेंस बन जाते हैं। और 24वें तीर्थकर कौन है? तो 24वें तीर्थकर अगर बात करें तो ये आपके दिखाई देंगे, आपके कौन? तो महावीर स्वामी। जी हाँ, महावीर स्वामी। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अभी तक जनरली इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया। सिर्फ एक बार क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि 24वें तीर्थकर जैन धर्म के कौन थे, तो वो है महावीर स्वामी। बाकी इनका अगर बात करें तो देखिए दमाद के बाद इनकी जो पीढ़ी चलती है ना, वो इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो उसको हम कभी धर्म जब लेकर आएंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसका जब वीडियो बनाएंगे तो एक एक कर करके हम लोग पूरा विस्तार से इसको देख लेंगे। बाकी इसमें इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है वाला जिला कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं बता दूं झारखंड का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बहुत कोई यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और रांची मानकर आ जाते हैं कि झारखंड की तो राजधानी रांची है, यही होना चाहिए घनत्व, लेकिन ये अपने आप में गलत है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद, ये है धनबाद। और धनबाद आपको पता है कहाँ पर है? धनबाद आप देखिएगा, जब आप बोकारो की तरफ निकलिएगा तो बोकारो से कुछ दूर चलते ही आपको धनबाद का सफर मिल जाएगा। और धनबाद की आपको खास बात आपको पती होगी, क्या होगी? खास बात आपको पता होना चाहिए धनबाद का, कोयला खदान की अगर जब बात हम करते हैं तो नाम आपको आ जाता है धनबाद का, क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला का भंडार अगर कहीं पाया जाता है तो आपको दिखाई देता होगा धनबाद में। और कोयला माइंस भी जब आप जाइएगा ट्रेन व्रेन से या बसों से जाइएगा, तो जैसे आप धनबाद इंटर कीजिएगा तो आप चेहरा तो लेकर जाइएगा क्रीम पाउडर वाला, लेकिन आप वहां पर महसूस कीजिएगा कि आपका क्रीम पाउडर सब धरा का धरा रह गया। जितना लड़की लोग मेकअप करती है सब का सब धरा रह जाएगा, और वहां पर अलग सब मेकअप आ जाएगा, एकदम काला काला पूरा एकदम आप नजर आइएगा। तो फिर देख लेते हैं थोड़ा सा घनत्व के बारे में बात किए हैं। तो जनसंख्या घनत्व अगर हम झारखंड की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितनी है झारखंड की, वो देख लीजिए। ये जनसंख्या जो घनत्व है ना झारखंड की, देखिए 414 व्यक्ति बोला जाता है, 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति रहते हैं। फिर देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड
भारतीय राज्यों का स्थान कितना है, यानी झारखंड का जो स्थान है पूरे भारत में वो कितना है, तो ये है 14वां। तो ये सब याद रखना है, डाटा आपको कभी भी पूछ सकता है। फिर आप देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो देखिए जिला अभी मैंने बताया वो है धनबाद। और जब आप सर्वाधिक किसी चीज का पढ़ते हैं, मैक्सिमम पढ़ते हैं, तो आपका अनिवार्य है कि आप मिनिमम जरूर पढ़ के जाएं, यानी न्यूनतम जरूर पढ़ के जाएं। और न्यूनतम घनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछ दे तो वो होगा सिमडेगा, सिमडेगा। फिर आपसे एक और पूछ सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रथम 5 जिला कौन सा है, यानी पहला तो हो गया आपका धनबाद, लेकिन उसके साथ गुच्छे के साथ और 4 जिला कौन सा है, तो देख लीजिए धनबाद के जस्ट बगल में आप जाइए तो मिल जाएगा बोकारो, फिर आप जस्ट बगल में जाइए फिर आपको मिल जाएगा रामगढ़, और रामगढ़ से थोड़े से दूर में, ये थोड़ा ज्यादा दूर है, पूर्व सिंहभूम मिल जाएगा, और फिर बाबा की नगरी देवघर में आप पहुंच जाइएगा। तो ये है आपका क्रम। पहले आप धनबाद जाइए, धनबाद से जस्ट सटा हुआ बोकारो में आ जाइए, फिर बोकारो से सीधा यानी बैक आपको चलना है। इसको याद करने का तरीका यही है, आपको सर्वाधिक अगर याद है तो आप धनबाद से ट्रेन पकड़ते होंगे, तो धनबाद से जैसे पकड़िएगा तो धनबाद के बाद अगला स्टेशन आपको दिखाई देगा बोकारो, और बोकारो के बाद फिर अगला स्टेशन छोटा सा दिखाई देगा आपको रामगढ़, और उसके बाद सिंहभूम के तरफ घूम जाइए और उसके बाद बाबा के नगरी में चले जाइए। और उसी तरह न्यूनतम का आपको याद करना है, यानी मिनिमम 5 जिले कौन है, तो पहले आप सिमडेगा, फिर देखिए डेगा डेगा, फिर यहाँ पर लातेहार, फिर गुमला, और फिर देखिए पूर्वी सबसे ज्यादा में आ गया तो पश्चिमी कम में आ गया, और लास्ट में खूंटी। तो ये था आपका घनत्व से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है उत्पादन की दृष्टि से, देखिए उत्पादन की दृष्टि से पूछा जा रहा है झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान। देखिए कोयला खान की अभी मैंने बात की, कोयला खान बहुत कोई हमने बताया तुरंत मार देंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे कि धनबाद तो है नहीं, कैसे मारे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस पर ये क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, उत्पादन की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो जब उत्पादन की दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद यानी चतरा। अब इसमें देख लेते हैं चतरा में क्या है। तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान तो है ही, साथ में कहां पर है, तो चतरा में। चतरा में आप जाइएगा एक आम्रपाली, आप आम्रपाली, ये यहाँ पर ये मत समझ जाइएगा कि वो भोजपुरी हीरोइन है आम्रपाली, ये यहाँ पर जगह का नाम है आम्रपाली के एक जगह में टंडवा में, यहाँ पर चतरा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दामोदर और भेड़ा, दामोदर और भेड़ा भौरवी, ये भौरवी नहीं होगा, मैं यहाँ पर बता दूं भैरव होगा, भैरवी नदी होगा, भैरवी नदी होगा। भैरवी नदी के संगम पर कौन सा जलप्रपात, देखते हैं जलप्रपात का क्वेश्चन एकदम नेसेसरी है कि आपको पूछेगा ही, मैंने भी जितना स्लाइड करवा रहा हूँ जलप्रपात आपको एक मिलता ही होगा। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए छिन्नमस्तिका मंदिर आपको पता होगा कहाँ पर स्थित है, तो वही हमारा ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी रजरप्पा में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये जलप्रपात, तो कौन सा जलप्रपात सॉरी स्थित है, तो वहां पर जो जलप्रपात स्थित है वो है रजरप्पा। अब देखिए रजरप्पा कहां पर है, कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो रजरप्पा देखिए रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर जाइएगा तो आपको रजरप्पा का जलप्रपात मिलेगा। दसम, दसम तो बहुत नामी है, और यहाँ पर ये होगा दसम, दसम, दसम बहुत नामी है, बहुत कोई पिकनिक मनाने जाते हैं, और दसम फॉल का पूरा नज़ारा आपको सभी जगह ट्रांसफर मिलता होगा। तो यह तो आपका प्रसिद्ध हमारी झारखंड की राजधानी रांची में है। उसी तरह सीता फॉल भी जाइएगा ना, तो सीता फॉल भी हमारे रांची में ही पड़ती है। और यहाँ पर आप देखिएगा धारागिरी नहीं होगा, धारागिरी होगा। ये धारागिरी कहाँ पर है, तो धारागिरी आप जाइएगा सिंहभूम में जाइएगा, और सिंहभूम के किस क्षेत्र में जाइएगा, सिंहभूम के किस क्षेत्र में जाइएगा ये आप थोड़ा सा बताइएगा। और ये पूर्वी के क्षेत्र में जब जाइएगा सिंहभूम के, तो ये आपको धारागिरी वाटरफॉल देखने को मिलेगा, यानी धारागिरी जलप्रपात देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए कोल्हुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़ किस जिले में है, कोल्हुआ पहाड़ पूछ रहा है किस जिले में है, तो ये आपको बताना है। देखिए कोल्हुआ पहाड़ जो है, पहाड़ ये जो है चतरा के जिले में पड़ता है,
और चतरा के जिले में, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। फिर आप देखिए इसमें खास बात क्या है कोल्हुआ पहाड़ की, यहाँ पर देखिए हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म तीर्थ है, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 धर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, हिंदू, जैन और साथ ही साथ बौद्ध धर्म का भी संगम यहाँ पर तीर्थ देखने को मिल जाता है। फिर आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए झारखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फिर देखिए यहाँ पर नेतृत्व की बात आ गई है, तो देखिए झारखंड जैसे आपने सुनता है 1857 की विद्रोह, तुरंत मारने के लिए क्या खोजता है कि हम मार दें, सीधा हम मार दें मुड्डा को। लेकिन यहाँ पर फिर कंफ्यूजन बनेगा, फिर बहुत कोई हो सके कमेंट करेंगे कि सर हमने पढ़ा था ये लेकिन आपने बताया ये, तो मैं फिर से बता दूं इसमें भी कंफ्लिक्ट है। अगर यहाँ पर पूछ रहा है विद्रोह और आंदोलन, आपको कंफ्यूजन रखना है, विद्रोह और आंदोलन 2 सवाल पूछता है। अगर आपसे आंदोलन पूछा जा रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं, तब तो आप बिरसा मुंडा मार दीजिएगा। लेकिन जब 1857 की विद्रोह जब की बात होती है, तब यहाँ पर हम मारेंगे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को, जो ऑप्शन नंबर ए फॉर इलाहाबाद में दिया हुआ है। लेकिन बहुत जगह फिर किताब में देखिए कंफ्लिक्ट है, बहुत जगह आपको यहाँ पर शाहदेव की जगह महादेव मिलेगा। तब क्या कर सकते हैं, झारखंड का अगर आप जीके पढ़िएगा तो आपको खुद में करेक्शन करने की जरूरत है। आप अलग अलग सोर्स नेट में देखिएगा, नेट में अगर सर्च मार लीजिएगा, अभी हम गूगल में चाहें तो यहाँ सर्च भी करके दिखा सकते हैं। अगर आप मारिएगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो इस किसी में से किसी का नाम नहीं दिखाई देगा। हो सके तो इनका नाम दिखा दे, लेकिन इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था, इन्होंने सहयोग किया था। अगर आप डिटेल में पढ़िएगा तब पता चलेगा कि इन्होंने तो सहयोग किया था, इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था, यानी इनके अंडर ये काम कर रहे थे। तो इस तरह का थोड़ा बहुत जीके जीएस में झारखंड का थोड़ा सा बनते चला जाता है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से बहती है? तो गंगा नदी आपको बताना है झारखंड के किस जिले से बहती है, तो आपको सभी को पता होगा। अब नहीं भी पता है तो आज जान लीजिए कि झारखंड में गंगा सिर्फ और सिर्फ एक जिले से बहती है, और वो बहती है साहेबगंज। अगर आपको गंगा का पानी अर्पित करना है या लेने जाना है तो जाना होगा आपको साहेबगंज, क्योंकि मात्र झारखंड में एक ही जगह आपको मिलेगा, साहेबगंज में। फिर आप नेक्स्ट इसका थोड़ा सा डिटेल्स में अगर देख लीजिए तो वही है, देखिए इकलौता ऐसा जिला जहां से गंगा नदी गुजरती है। और फिर देखिए बिहार आपको पता होगा, बिहार के भागलपुर के बाद जानते हैं ये कल करती माने धीरे धीरे करते हुए झारखंड के साहेबगंज और राजमहल इलाकों को छूती हुई पश्चिम बंगाल की तरफ प्रवेश कर जाती है। यानी देखिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में, अगर साहेबगंज में भी जाइएगा ना तो ज्यादा एरिया कवर नहीं किया हुआ है, ज्यादा एरिया यहाँ पर झारखंड में कवर नहीं किया हुआ है। देखिए मात्र 83 यानी 83 किलोमीटर की दूरी तय की हुई है। देखिए 83 किलोमीटर की मात्र दूरी तय की हुई है। और उसके बाद ये राजमहल इलाके, मैंने पिछले वीडियो में राजमहल ट्रैप जो आपको बताया था, उसके नीचे आपको ऐसे दिखाया था राजमहल ट्रैप, और उसके नीचे ही आपको यहाँ पर जो था वो बंगाल की खाड़ी मैंने बताया था। तो उसी तरह देखिए पश्चिमी बंगाल की तरफ ये प्रवेश कर जाती है गंगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए तो बस इतना ही लगता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।